Balance of payments. What do you understand by balance of payments? क्या इनकमिंग आउटगोइंग? इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और क्या बाकी सारा? सिंपल लाइन होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का बिटवीन हुम, बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। अब यहाँ पे जो टर्म मैंने यूज नहीं करी, जो आपको भी यूज नहीं करनी, वो क्या है? वो है सिटीजन्स। यहां पे मैंने कहीं भी सिटीजन्स नहीं लिखा, यहां पे क्या लिखा गया है? रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। रेजिडेंट और सिटीजन में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। दोनों की लीगल डेफिनेशंस बहुत ज्यादा अलग हैं। सिटीजनशिप सरकार का इंपेरेटिव है, वो जिसको देना चाहे दे सकती है, जिससे लेना चाहे ले सकती है। रेजिडेंस क्या है? एक सिचुएशन है, अगर आप रिजाइड कर रहे हैं कंट्री में एक डिफाइंड पीरियड के अंदर, तो आप रेजिडेंट बन जाते हैं। मैटर नहीं करता आप सिटीजन कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है। तो रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के बीच की ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन याद रखनी है दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। डन? किसी भी कंट्री का हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी रीजन हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट यही होगा। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया की बात कर रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट्स। या फिर बैलेंस ऑफ, अब इसको ये भी लूजली इसको ये भी लिख दिया जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस विद इंडिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा भी लिख देते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है। तो क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन किसके बीच में? रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के बीच में, ठीक है, या फिर इंडिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। यहां तक समझ में आया? चलिए, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरीके की इसमें अकाउंट्स बनते हैं, राइट? यानी कि जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शंस को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, यानी कि दोनों के अलग अलग नेचर है। पहली जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको डाला जाता है करंट अकाउंट में, और एक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को डाला जाता है कैपिटल अकाउंट में। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो, डेफिनेशन दोनों की याद रखनी है। द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन नेचर, दे आर सेटल्ड इन नेचर, यानी कि इनकी कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस या इंटरेस्ट नहीं होते हैं। देयर आर नो फ्यूचरिस्टिक ऑब्लिगेशंस और इंटरेस्ट। इनके कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन और इंटरेस्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बाहर से एक चॉकलेट का डब्बा मंगवाया, आपने बाहर से चॉकलेट का डब्बा ऑर्डर किया, वो आपके घर पे आया, आपके पास वो चॉकलेट का डब्बा आया, आपने उसको पेमेंट करी। नाउ दिस ट्रांजैक्शन विच यू जस्ट डिड, इट इज सेटल्ड इन नेचर। आप इन फ्यूचर ऑब्लाइज्ड नहीं है किसी चीज को लेके। आपका दोनों का जो एक ट्रेड था, ट्रांजैक्शन थी, वो यहीं खत्म हो गई कि उसने आपको कमोडिटी दी, आपने उसको बदले में पेमेंट करी। ये क्या है? सेटल्ड इन नेचर है। इसका एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया यहां तक? यानी कि जब भी कोई रेजिडेंट
नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करता है और वो ट्रांजैक्शन सेटल्ड इन नेचर होगी तो वो करंट अकाउंट के अंडर आएगी, राइट। द मोमेंट यू कंज्यूम्ड सम सर्विसेज और सम गुड्स और कमोडिटी, राइट, विजिबल्स हो या इनविजिबल्स हो, अगर वो सेटल्ड इन नेचर हैं तो वो कैश में आएंगे, करंट अकाउंट में आएंगे। कैपिटल अकाउंट ऑन द अदर हैंड, कैपिटल अकाउंट जो है वो अनसेटल्ड है, अनसेटल्ड इन नेचर। इसकी ट्रांजैक्शंस की फ्यूचरिस्टिक ऑब्लिगेशंस एंड और ये और एंड नहीं आएगा और आएगा और इंटरेस्ट रहेंगे। समझाओगे कैसे? फ्यूचरिस्टिक ऑब्लिगेशन और इंटरेस्ट कैसे रहेंगे? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझाओ, ऐसे नहीं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे ही आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी, अब क्या हो रहा है, आपने पैसे डाल दिए बट द रिटर्न यू आर सीकिंग वो फ्यूचरिस्टिक है, वो कुछ टाइम बाद मिलेगा आपको। अब ऐसे ही हमने किसी से लोन ले लिया, जब हमने किसी से लोन ले लिया राइट नाउ अभी हमें कुछ नहीं करना, बट विद ड्यू पैसेज ऑफ टाइम वी हैव टू पे दैट एंटिटी सम इंटरेस्ट, हमें उसे इंटरेस्ट भी पे करना है और उसे मूल जो है वो जो मनी जो सम अमाउंट है वो भी पे करना है। तो फ्यूचरिस्टिक ऑब्लिगेशंस है हमारी यहाँ पे, जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे फ्यूचरिस्टिक इंटरेस्ट है वहां पे। यहां तक समझ में आया दोनों? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब करंट अकाउंट में तीन तरीके की ट्रांजैक्शन जो है वो आएंगी। करंट अकाउंट दो तरह की कॉमोडिटीज होती हैं इसमें, एक होती है विजिबल्स और इनविजिबल, समझते हैं आप? ट्रेड इन विजिबल्स एंड ट्रेड इन इनविजिबल्स, क्या क्या बोलते हैं दोनों को? गुड्स एंड सर्विसेज। और इनविजिबल्स में, विजिबल में तो आएगा आपका जो आपने अभी बोला कि विजिबल्स में तो हमारा क्या आएगा, ट्रेड इन गुड्स और ट्रेड इन कमोडिटीज, ठीक है। विजिबल्स क्यों बोलते हैं इनको हम? क्योंकि हम देख सकते हैं इनकी मूवमेंट को, ठीक है, हम इनकी मूवमेंट को, इनकी ऑन लोडिंग ऑफ लोडिंग को देख सकते हैं, परसू सी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है, दूसरे का नाम क्या है? इनविजिबल। इनविजिबल क्या है? ठीक है, तो इनविजिबल में आपने बोला कि एक है सर, जैसे ट्रेड इन गुड्स में है ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड इन सर्विसेज मींस के चल जब हम रात को नेटफ्लिक्स देखेंगे 7 तारीख को पेपर देने के बाद, हैं, तो वो अब क्या हो रहा है, अब हम सर्विस ले रहे हैं उनसे और बदले में पेमेंट कर रहे हैं। अब कोई देख नहीं रहा कि मूवी चल के आ रही है हमारे पास, वो सिर्फ एक सर्विस है। दूसरा दूसरा है रेमिटांसेस। आपका क्वेश्चन रहता है ना कि रेमिटांसेस किस में आएंगे, रेमिटांसेस और फैक्टर पेमेंट्स में क्या डिफरेंस है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड में, वो देख लेते हैं। तो रेमिटांसेस क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, कोई फ्यूचरिस्टिक ऑब्लिगेशन और इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे रेमिटांसेस का। जब रेमिटांसेस हमें मिलते हैं तो जो हमें दे रहा है वो ना तो हम उसको फ्यूचर किसी चीज को लेके ऑब्लाइज्ड है, ना ही उसके कोई इंटरेस्ट है हमें वो पैसे देने में, तभी हमने इनको क्या कहा? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहा। बात वहीं पे खत्म होगी, आप सीख नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए आपको कोई बाहर से पैसे भेज रहा है, राइट, और बदले में वो आपसे कोई काम करवा रहा है, तो वो रेमिटांस नहीं है, वो आपकी फैक्टर पेमेंट है। समझे कि मुझे मेरे भाई ने पैसे भेजे क्योंकि मैंने असाइनमेंट बनाई थी, अभी रेमिटांस में इंक्लूड नहीं होगा, ये किस में इंक्लूड होगा? फैक्टर पेमेंट में इंक्लूड होगा, क्योंकि आपने अपनी किसी वैल्यू को, अपने किसी फैक्टर को यूटिलाइज किया, उसके बदले में आपको कोई चीज मिली। दिस इज नॉट ए यूनिलेटरल ट्रांसफर, दिस इज अ बायलेटरल ट्रांसफर। आपने कुछ दिया, बदले में आपको कुछ मिला। रेमिटांसेस में क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। एक केरला का आदमी मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में जाता है, काम करता है, बदले में जो उसे तनख्वाह मिलती है। अब जब वो वहां पे काम कर रहा है, इंटरेस्टिंग पार्ट, जो वो वहां पे काम करेगा बीइंग इंडियन सिटीजन, तो उसको जो तनख्वाह मिलेगी वो जीडीपी में काउंट होगी, हाँ जीएनपी में काउंट होगी, होगी क्योंकि वो नेशनल है,
राइट क्योंकि जिसको पैसे मिले वो किसके बदले में मिले, उसकी किसी फैक्टर की यूटिलाइजेशन में उसको पैसे मिले, बीइंग अ लेबर उसने अपनी लेबर वैल्यू को यूटिलाइज किया और उसको फैक्टर पेमेंट मिली। अब उस फैक्टर पेमेंट का हिस्सा, उस फैक्टर पेमेंट का हिस्सा काट के वो इंडिया भेज देता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर कर देता है कि भाई मेरा बच्चा है वहां पे पढ़ रहा है, ठीक है, मैंने उसको पैसे दे दिए 100 रुपए, मैं उससे बदले में कुछ नहीं सीख कर रहा, मैंने उसको पैसे दिए, ये ट्रांजैक्शन यहीं पे क्या होगी, एंड होगी। तो ये भी क्या है, इनविजिबल में ही आएगा रेमिटांसेस। यहां तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो बताइए। कोई डाउट नहीं है। इसका तीसरा पार्ट है इनकम। इनकम कौन सी, फैक्टर ऑफ पेमेंट, ओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एक फैक्टर की पेमेंट जो आपको क्रॉस बॉर्डर से मिली है, यानी कि क्रॉस बॉर्डर फैक्टर ऑफ पेमेंट्स। बाहर आपने कोई कमोडिटी सेल करी, अपनी सर्विस सेल करी, फॉर एग्जांपल लेट से कि मैं एक एडवोकेट हूं इंडिया में, और जहां जहां पे हमारे लॉज कुछ सिमिलर हैं, जहां जहां पे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, मान लीजिए कि मैंने यहां से लंदन का केस लड़ा, एक लंदन के क्लाइंट का, अब मैंने अपनी सर्विस बाहर बेची है, जो मुझे पैसा मिल रहा है वो रेमिटांस से अलग कैसे है, वो यूनिलैटरली है क्योंकि मैंने अपनी सर्विस बाहर बेची है और वो मुझे पैसा मिल रहा है उसके चक्कर में। डन यहां तक, ठीक है। हाँ ये वही होगी फैक्टर पेमेंट, ठीक है। नाउ ये एक तरफे नहीं है, ये दो तरफी हैं चीजें। ऐसे ही अगर मान लो जब हमारी सरकार किसी बाहर कंसल्टेंसी फर्म से सलाह लेती है, जब वो सलाह लेगी यहाँ पे, राइट, और उस सलाह के बदले में जो हम पैसे देंगे, कंसल्टेंसी सर्विसेज के बदले में से जो हम मनी प्रोवाइड करेंगे, वो हम क्या कर रहे हैं, उसकी फैक्टर ऑफ पेमेंट्स के लिए उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो उसकी इनकम हो गई। डन, वो करंट अकाउंट में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, डिडक्ट कर जाएगी वैल्यू। ठीक है, यहां तक दोनों चीजें पॉसिबल है। डन। अब ऐसे ही कैपिटल अकाउंट, ये कर लेते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट में तीन तरीके की ट्रांजैक्शंस हैं मोटा मोटी। पहली ट्रांजैक्शंस हैं जो एसेट क्रिएटिंग है, पहली ट्रांजैक्शंस हैं जो एसेट्स क्रिएटिंग है या एसेट क्रिएटिंग है। दूसरी ट्रांजैक्शंस हैं जो लायबिलिटी क्रिएटिंग है। दूसरी ट्रांजैक्शंस क्या है, जो लायबिलिटी क्रिएटिंग। और तीसरी ट्रांजैक्शंस है आपकी चेंजेस, अरे यार इसको क्या हो गया, चेंजेस इन, बताइए, चेंजेस इन रिजर्व्स। ये पता होना चाहिए आपको कि भाई कैपिटल अकाउंट में तीन तरीके की ट्रांजैक्शन है, करंट अकाउंट में दो तरीके की ट्रांजैक्शन है, ट्रेड इन इनविजिबल्स के फर्दर कंपोनेंट्स हैं। कोई नहीं, चलो अब डन है, ठीक है। एसेट क्रिएटिंग का मतलब, अब मुझे एक बात बताइए, माइक्रोसॉफ्ट यूएस की कंपनी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिसाइड करती है कि वो इंडिया में एक प्लांट लगाएगी, ठीक है, 100 करोड़ रुपए वो इंडिया में लेके आते हैं, लेट्स से पंजाब में 100 करोड़ रुपए लेके आए इन्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने पंजाब के अंदर एक फैक्ट्री लगा ली, लेट्स से पटियाला में उन्होंने एक फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, उसी 100 करोड़ रुपए से वो सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नाउ इज दिस आर एसेट और इज दिस आर लाइबिलिटी, द इन्वेस्टमेंट दे पुट इन आवर कंट्री। हमेशा बोलता हूं आपको कि सोच के प्रोसेस करा करो, पहले हमेशा पहले प्रोसेस करा करो, ठीक है। अरे बाहर से इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे आती है, ठीक है, वो हमारे लिए एक एसेट हुई या हमारी लाइबिलिटी हुई, लाइबिलिटी हुई। सुबह भाई एसेट हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक है, कैसे, अपने देश को, मैं तो पूछा ही नहीं आपको फायदा नुकसान,
नहीं, मैंने आपको ये सवाल ये पूछा था कि ये हमारा एसेट है, हमारी लायबिलिटी है, या फिर मैंने ये पूछा था कि हमारा फायदा है, हमारा नुकसान है। सवाल क्या था सबसे पहले, एसेट है या लायबिलिटी है? फायदा नुकसान आपने खुद बना लिया। कैसे, वही तो पूछ रहा हूं। छोड़ देते हैं, एसेट की हमने परिभाषा पढ़ी थी। एसेट क्या होता है? हाँ, तो फिर क्या हुआ? लायबिलिटी हुई, हमें पे करना पड़ रहा है। जब वो इंसान हमारे यहाँ पे इनकम लेके आ रहा है, सॉरी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, नाउ ही इज सीकिंग इंटरेस्ट, ही इज सीकिंग प्रॉफिट, ही इज सीकिंग इन्वेस्टमेंट, एंड वी आर लायबल टू पे हिम ऑल दीज थिंग्स विच ही इज सीकिंग। हम क्या है? लायबल है। उसकी कॉन्सिक्वेंशियल इनकम जनरेशन की बात अलग है, पर अगर सिर्फ फैक्ट यहां तक लिमिटेड है कि भाई ये हमारे लिए एसेट है, लायबिलिटी है, तो भाई देख लो क्या है। सिमिलरली जब हमारे यहां की कंपनी, लेट्स से कि टाटा मोटर्स ने ये जैगुआर को परचेज कर लिया लंदन में जाके, तो टाटा मोटर्स ने क्या करा? टाटा मोटर्स यहां से पैसे लेके गई, उड़ी बाहर, लंदन में गई, लंदन में जाके कंपनी परचेज कर ली। अब जो कंपनी टाटा मोटर्स ने लंदन में जाके परचेज करी है, उसने हमारा क्या क्रिएट कर दिया? एसेट क्रिएट कर दिया। और लंदन की क्या क्रिएट कर दी? लायबिलिटी क्रिएट कर दी। दोनों की ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी। नाउ हम क्या कर रहे हैं? हमारा एसेट क्यों है वो? क्योंकि एसेट की डेफिनेशन ये है कि जो हमें इनकम अर्न करके देगा, राइट? अब डायरेक्टली ये चीज हमें इनकम अर्न करके दे रही है। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ठीक है। और उनके लिए लायबिलिटी हो गई। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम आवर कंट्री, राइट, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज इज एसेट फॉर अस। इन्वेस्टमेंट इन आर कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, कि दूसरी कंट्री से जब हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट इनटू, वो क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी क्रिएटिंग है। डन यहां पे, इसमें कोई डाउट? ऐसे ही लोन्स, बोरोइंग्स, ये क्या है? जो लोन्स होते हैं, बोरोइंग्स होती हैं, ठीक है। हाँ, इफ देर आर बोरोइंग्स देन दे आर फॉर अस लायबिलिटी क्रिएटिंग, राइट। अगर हम लोन्स सीक कर रहे हैं तो वो क्या है? बोरोइंग्स एंड लोन्स, ये हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएटिंग है। लेकिन एक टर्म होती है लोन्स एडवांस्ड, ये हमारे लिए क्या है? एसेट क्रिएटिंग है। लोन्स एडवांस का मतलब होता है कि जब हम किसी को पैसे दे रहे हैं उधार पे, ठीक है, वो हमारा एसेट है कि हमने पैसे दिए हैं। ठीक है। बोरोइंग एंड लोन्स हमारे लिए क्या है? जो हमने लिए हैं वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए है लायबिलिटी क्रिएटिंग। समझ में आया? अब अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स। फर्स्ट, कंसेशनल बोरोइंग्स, राइट। कंसेशनल वो जो हमें कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती है। अब इन बोरोइंग्स की डेफिनेशन ही ये है कि दीज बोरोइंग्स आर अवेलेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज। ये गवर्नमेंट को मिलती है। इनका पर्पस ज्यादातर होता है डेवलपमेंटल नेचर का। मैंने फिर बोला है ज्यादातर, इन जनरल। ठीक है। तो स्टेटमेंट में अगर सिर्फ यही इन जनरल स्टेटमेंट आ रही है कि द नेचर ऑफ कंसेशनल बोरोइंग्स और द पर्पस ऑफ कंसेशनल बोरोइंग्स इज टू जनरेट डेवलपमेंटल वर्क्स, ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट अगर इसमें ओनली लिखा आ जाए, एक्सक्लूसिवली लिखा आ जाए, तो उसका मतलब वो क्या हो गया कि कंसेशनल बोरिंग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंटल वर्क के लिए, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि आईएमएफ भी कई बार आपको कंसेशनल फंड्स देता है और वो डेवलपमेंटल वर्क के लिए नहीं देता, वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ठीक करने के लिए देता है। ठीक है। तो आपको ध्यान से वहां पे कॉमन सेंस को यूज करके आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट जनरल नेचर की है या फिर स्टेटमेंट एक्सट्रीम नेचर की है। अगर स्टेटमेंट जनरल नेचर की है तो वो नहीं करना कि उसको काट ही देना है कि ये भी तो हो सकता है, हो सकता है, तभी उसने ओनली एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा। डन, चले आगे। और दूसरा दूसरा है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स यानी कि सरकार को छोड़ के जो हमारी कंट्री की रेजिडेंट्स हैं और कॉरपोरेट्स हैं, जब वो बाहर से कोई लोन लेते हैं,
राइट। तो अब उनको क्या है ना कि उनको किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई छूट नहीं मिलती, कंसेशन नहीं मिलता, सो दैट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। हाँ, रेजिडेंट्स और प्राइवेट नहीं ले तो सरकार भी सकती है, मैंने सिर्फ तो नहीं बोला। इन जनरल डेफिनेशन होती है कि रेजिडेंट्स और प्राइवेट कॉर्पोरेट्स लेते हैं इसको, राइट, बिकॉज गवर्नमेंट को कंसेशनल फंडिंग अवेलेबल होती है। समझ में आया? सिर्फ मैंने यहाँ पे भी नहीं बोला, अगर मान लो कोई एनजीओ है और वो डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक से लोन सीक करता है तो मिल जाता है उसको भी, ठीक है। अब रेजिडेंट्स में हम सिर्फ बंदे नहीं गिन रहे, वहां पे एनजीओ भी रेजिडेंट में आ सकता है। जो मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में रेजिडेंट्स और रेजिडेंट्स लिखवाया, इन जनरल इसका नेचर ये होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, इन जनरल इसका नेचर ये होता है। अगर ओनली एक्सक्लूसिवली ये सब वर्ड लिखे जा रहे हैं तो फिर वो गलत होगी। डन, चलें आगे। चलिए अच्छा देखो, जो बोरोइंग्स है, क्या फर्क है कि अगर मैं बोरोइंग्स को फॉरेन करेंसी में लेता हूं या फिर मैं बोरोइंग्स को डोमेस्टिक करेंसी में लेता हूं, क्या दोनों में कोई फर्क होगा? क्या फर्क होगा? हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बिल्कुल सही समझाया, इसको हम बोलेंगे कि जो एक्सचेंज रेट रिस्क है, जब हम फॉरेन करेंसी में कोई लोन ले रहे हैं तो एक्सचेंज रेट रिस्क हमें बियर करना पड़ेगा। जब हम डोमेस्टिक करेंसी में कोई लोन या कोई बोरिंग लेंगे तो एक्सचेंज रेट रिस्क किसको? लेंडर को जो है बियर करना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ पे? जब आप डोमेस्टिक करेंसी में, जैसे कि मसाला बॉन्ड्स बोलते हैं, मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं? रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हम बाहर से वो करो इशू करके और बाहर से करेंसी बोरिंग्स लेते हैं, ठीक है। अब है क्या वो कि आप डायरेक्टली रुपीज में लोन ले रहे हो, यानी कि आपने मान लो किसी XYZ कंट्री से 100 रुपए का लोन ले लिया। कल को मैटर नहीं करता कि उनकी करेंसी भाई साहब बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपकी करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिसिएट कर गई। जितनी भी डेप्रिसिएट कर गई हो, आपको एंड ऑफ द डे उसको 100 रुपए ही देने हैं, बात खत्म। पर ऑन द अदर हैंड, अगर यहां पे आप उस XYZ कंट्री से $2 में पैसे लेते हो, कि आपने उससे $2 का ले लिया, नाउ लेट्स से कि $2 इज इक्वल टू 100 रुपीज ऑफ इंडिया, हम मान लेते हैं, ठीक है। कल को अगर आपकी करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट कर गई, राइट, अगर वो डेप्रिसिएट कर गई और मान लो $2 की वैल्यू हो गई कितनी, लगा लो 200 रुपए, तो अब उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे तो चाहिए $2, क्योंकि उसने डॉलर्स में आपको पैसे दिए थे, बदले में वो क्या लेगा? डॉलर्स ही लेगा। समझ में आया यहाँ तक? एक्सचेंज रेट रिस्क, ठीक है, डन। अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बोरोइंग्स है तो एक्सचेंज रेट रिस्क कौन बियर करता है? बोरोवर बियर करता है, यानी कि जो उधार ले रहा है। अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बोरोइंग्स हैं तो एक्सचेंज रेट रिस्क कौन बियर करेगा? बोरोवर बियर करेगा। बट अगर डोमेस्टिक करेंसी डिनोमिनेटेड बोरोइंग्स है तो एक्सचेंज रेट रिस्क लेंडर बियर करेगा। डन, यहां तक कोई डाउट है? चलिए अब आखिरी, चेंजेस इन रिजर्व्स। चेंजेस इन रिजर्व्स, कौन से रिजर्व की बात कर रहे हैं हम यहां पे? हमारे रिजर्व्स का नाम क्या बोलते हैं उनको? फॉरेक्स नहीं बोलते हम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स, तो उनको बोलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये अगर स्टेटमेंट पेपर में आ जाए तो मौत आ पड़ती है। वो क्या है कि दी ट्रांजैक्शंस इन कैपिटल अकाउंट which are creating let's say assets or liabilities, or the transactions in the current account, transactions in current account or the transactions in the capital account, both of the transactions, current account transactions and capital account transactions, are independent in nature. They are
इंडिपेंडेंट इन नेचर, कमिटेड बाय इंडिपेंडेंट एंटिटीज। ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस है। यानी कि भाई अगर अगर आपको चॉकलेट बाहर से लेनी है तो लेनी है, राइट? वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। अगर आपको बाहर से जूते खरीदने हैं, आपके पास पैसा है तो आप खरीदेंगे। आप ये थोड़ी देखेंगे कि आज इंडिया ने कितना तेल का भाव करा है सऊदी अरेबिया के साथ। वो क्या है, इंडिपेंडेंट इन नेचर की है ट्रांजैक्शन। समझ में आया यहां तक? जब इंडिया को तेल खरीदना होगा, ऑयल इंपोर्ट करना होगा, तो वो ये थोड़ी देखेगी कि भाई सेब कितने बिके हैं इस बार, अमेरिका ने कितने सेब कंज्यूम करे। ट्रांजैक्शन कैसी होगी? इंडिपेंडेंट नेचर की होगी। जब टाटा को बाहर इन्वेस्ट करना होगा तो ये थोड़ी देखेगा भी इंडिया ने कितना तेल खरीदा है, कितना तेल बेचा है, बाहर इन्वेस्ट करेगा। वो कैपिटल ट्रांजैक्शन कैसी है? इंडिपेंडेंट नेचर है। कुछ फैक्टर से ये दोनों ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो सकती हैं, बट बाय नेचर दीज आर इंडिपेंडेंट, सो दे आर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, तो ये दोनों चेंजेस मतलब रिजर्व को अफेक्ट तो करती है, बात में गया नहीं? हाँ करती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ऑटोनोमस है। कैसी है? ऑटोनोमस। सो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर ऑटोनोमस इन नेचर, यस दे आर ऑटोनोमस इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। डन। बट ऑन द अदर हैंड, चेंज इन रिजर्व, जो भी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का नेट होगा, जो भी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का नेट होगा, वो आपको यहां देखने को मिलेगा, रिजर्व्स में देखने को मिलेगा। समझ में आया? फॉर एग्जांपल नेट क्या होगा? नेट दो ही हो सकता है, या तो सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है। लेट्स से कि आपने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं कि आपने पेमेंट्स ज्यादा कर दी और जो आपकी इनकम थी वो कम हो गई, राइट? द मनी यू अर्नड इज लेस, द मनी यू एक्सपेंड इज मोर। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है? आपका नेट क्या आया? डेफिसिट आ गया। अब इस डेफिसिट को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? रिजर्व से। रिजर्व्स में से कुछ पैसा निकाल के बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि करंट अकाउंट में ज्यादा है, कैपिटल अकाउंट में ज्यादा है, या कैपिटल अकाउंट में ज्यादा है, करंट अकाउंट में ज्यादा है। यू हैव टू बैलेंस इन दी एंड। और वो बैलेंस कहां से करते हैं आप? रिजर्व्स में चेंज करके। अगर सरप्लस हो जाए, मान लीजिए कि आपने ज्यादा कमाई कर ली और खर्चा कम किया, यू अर्नड मोर, तो जो सरप्लस है आपका वो कहां चला जाएगा? रिजर्व्स में चला जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा सिचुएशन इक्वल टू की होगी, मोर या लेस नहीं हो सकता। यानी कि ये और ये नहीं हो सकता, हमेशा सिचुएशन कैसी होगी? इक्वल टू की होगी। ये इक्वल टू करने के लिए हमेशा ये भाई साहब आएंगे। इसीलिए जो ट्रांजैक्शंस रिजर्व में चेंज करती हैं उनको हम बोलते हैं अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं? अकोमोडेटिव। यानी कि वो अकोमोडेट करती हैं इनके चेंजेस को। ये सरकार अपनी मर्जी से करती है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इनमें कुछ हुआ, जो चेंज इनमें होगा उसके रिस्पॉन्ड में ये ट्रांजैक्शन आएंगी, राइट? यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं है। इनको फर्क पड़ता है कि भारत ने कितना तेल लिया, कितना नहीं लिया, ठीक है? इनको फर्क पड़ता है भी निमरत ने कितनी चॉकलेट खाई, कितनी नहीं खाई। इनको नहीं फर्क पड़ता। ये इंडिपेंडेंट है, ये क्या है? ये डिपेंडेंट है। ये अकोमोडेटिव है, ये बाद में अकोमोडेट करती हैं आपके सभी नेट्स को, राइट? सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स को, और बैलेंस करती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट? अब इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या कहता है? हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या आएगा? चार चीजें आती हैं, चलो। चार चीजें आती हैं, क्या क्या आएंगी? हम्म? अरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या आएंगी?
अच्छा ठीक है, गोल्ड आएगा, गोल्ड आ गया, फॉरेन करेंसी एसेट्स आ गए, जिसमें फॉरेन करेंसी भी आ जाएंगी और फॉरेन करेंसी के एसेट्स, बॉन्ड्स हो गए यूएस गवर्नमेंट के, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो भी आ जाएगा। एक आएगा एसडीआर। क्या होता है एसडीआर? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। कौन इशू करता है एसडीआर को? आईएमएफ इशू करता है। एसडीआर एलोकेट करे जाते हैं आईएमएफ के थ्रू, जितना एक कंट्री का कोटा होता है एक आईएमएफ के अंदर, उस हिसाब से आईएमएफ क्या करती है? एसडीआर एलोकेशन करती है। ये है क्या? ये भाई कोई वो नहीं है, किसी सरकार के द्वारा इशू की गई पेपर मनी नहीं है। 5 करेंसीज की एक बास्केट है, यूएस डॉलर, जापानीज येन, चाइनीज रिमनबी, ब्रिटिश पौंड, यूरो एंड 5 हो गई, ठीक है। इन 5 करेंसीज की एक बास्केट है, जो मिलके इन सब की वैल्यू मिलके बनती है एसडीआर की वैल्यू, यानी कि ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। क्या है? एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। ये ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, ज्यादा वोलेटिलिटी इसमें नहीं है, इसीलिए आईएमएफ भाई जो है ये इशू करता है और इसको करेंसी अपने रिजर्व्स में रख सकती है, ठीक है। ऐसे इंडिया, अब इंडिया के केस में ज्यादातर इंडिया क्या करता है? एसडीआर को अपने रिजर्व्स में रखता है। ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, कोई कंट्री इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी कर सकती है यूज, लेकिन हम क्या करते हैं? इसको रिजर्व्स में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया? और आखिरी कहां से होगा? नीचे आखिरी क्या है? आखिरी आपकी आरटीपी, आईएमएफ से रिलेटेड है। हाँ, रिजर्व ट्रांच पोजीशन, क्या मतलब है इसका भी ये बताओ। ये आपका एक अनकंडीशनल एसेट है। अनकंडीशनल मतलब रिजर्व ट्रांसपोजिशन जो है ये आपकी कोटा पोजीशन है आईएमएफ के अंदर। आईएमएफ में सरकारें कुछ अमाउंट ऑफ मनी आईएमएफ के अंदर एज अ स्टोर करके रखती हैं, राइट। कभी भी ये कंट्रीज इस पोजीशन को यूटिलाइज कर सकती हैं, यानी कि इस पैसे को निकाल सकती हैं। जब वो ये पैसा आईएमएफ से लेंगी तो वो अनकंडीशनल होगा, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होंगी, राइट। और दूसरा इस पे कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है, ये आपका एसेट है। आप आईएमएफ से कोई लोन नहीं ले रहे, आपका अपना पैसा है जो आपने आईएमएफ में दे रखा है, वही आप आईएमएफ से मांग रहे हो। तो आईएमएफ की जो दूसरी क्रेडिट फैसिलिटीज हैं उनमें आरटीपी नहीं आता। आरटीपी वो चीज है जो कंट्री ने खुद कंट्रीब्यूट करी है आईएमएफ को, और कंट्री कभी भी किसी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे इन आरटीपीज को विड्रॉ कर सकती है अनकंडीशनली। समझ में आया यहां तक? इस पे कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना। तो ये भी हमारा एसेट है, प्रेडिक्टेबल है। तो इसीलिए ये 4 चीजें जो हैं ये इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्ड करती हैं। हाँ हाँ, कोटा के हिसाब से है कि जितना किसी कंट्री को कोटा बोल रखा है उस हिसाब से रखती है कंट्री। हाँ, देना पड़ता है आपको कोटा, तो तभी आपकी उतनी वो होती है ना, आपकी डिसीजन मेकिंग में उतनी आपकी इनपुट वैल्यू होती है। आज से जैसे मान लो इंडिया में भी हो गया, अब हम गए हैं पहले हम एसडीआर यूज करेंगे कि आरटीपी? नहीं, एसडीआर तो आपने यूज कर ही लिए होंगे, तभी क्राइसिस आया होगा। क्राइसिस आने का मतलब है कि आप पेइंग कैपेसिटी में है ही नहीं है। हाँ, एसडीआर तो आपके पास है, आप ये सब आपके पास है, आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर क्राइसिस आ गया है फिर आप आईएमएफ के पास जाते हो बोरो करने के लिए पैसे, ठीक है, लोन लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए। डन, असिस्टेंस बोलते हैं उसको वैसे तो। डन, चले आगे। तो ये क्या है हमारे, देखो एसडीआर तो एक क्या है, फॉर्म ऑफ करेंसी है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। यूनिट ऑफ, इसको तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी यूज कर सकते हो कि भाई आपको किसी कंट्री को पेमेंट करनी है, आपने उनसे बदले में तेल लिया था, पैसे नहीं है यार, एसडीआर ले ले हमसे,
ले ले, पर आप आरटीपी को ऐसे यूज नहीं कर सकते कि नहीं नहीं, सीआरआर अलग चीज हो गई। आरटीपी सिर्फ क्या है, हाँ वो रिजर्व पड़ा है हमारा, उसे हम स्पेसिफिक पोजीशंस पे ही यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन पे इसे यूज नहीं करा जा सकता। हाँ वो तो अलग ही हो गया ऑल टुगेदर, रिजर्व के उसमें बोल रही है। डन, चलें आगे। चलिए, ये क्या है, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हम्म, हाँ देखो, बीओपी क्राइसिस इन जनरल मतलब होता है कि आप जो है, आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो बस कुछ ही दिनों की रह गई है और उसके बाद आप पे नहीं कर पाएंगे, उसको बीओपी क्राइसिस बोल देते हैं। अज्यूमिंग के हाँ, उसमें सब सब कुछ इनको जोड़ जाड़ के बैठे हुए हैं कि गोल्ड इतना पड़ा है, फॉरेन रिजर्व इतने पड़े हैं, और ये सब, हाँ फॉरेन रिजर्व के बेसिस पे ही बीओपी क्राइसिस की वो करी जाती है कि इस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के पास 4x रिजर्व्स हैं जो इसको इतने मंथ के लिए जो है सफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ तो बीओपी क्राइसिस हुआ था, सारा कुछ, सिर्फ गोल्ड नहीं, 4x रिजर्व भी उतने के रह गए होंगे। डन, बहुत सारी चीजें अलग अलग है, ये भी डिपेंड करेगा ना कि वो तब के 48 आवर्स हो सकते हैं, अगर उतनी ही 4x रिजर्व आज हो तो वो 2 घंटे भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा खर्चा भी तो बढ़ गया ना, ठीक है। डन, ये बहुत रिलेटिव है चीज, चलें आगे। चलिए, अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर ली, फॉरेन एक्सचेंज की भी बात कर लेते हैं। देखो, एक्सचेंज रेट क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है, ठीक है, कहीं जंप नहीं करना, कहीं वो नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है, फॉर्मूलाज के चक्कर में नहीं पढ़ना, कंसेप्ट के चक्कर में पढ़ना है जितना भी पढ़ना है। डन, चलिए, अब एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट का मतलब है दैट इफ somebody pays me x amount of dollars, x amount of dollars, then how much I need to pay him back in unit of rupees. Let's assume y. ये एक्सचेंज रेट है कि उनकी करेंसी अगर एक वैल्यू की है तो उसके अपोजिट मेरी करेंसी की क्या वैल्यू होगी। अगर डॉलर की वैल्यू 1 है तो रुपये की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि व्हाट इज दी परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर इफ यू कंपेयर टू रुपीज, हाउ मच अ सिंगल डॉलर कैन बाय ऑफ इंडियन रुपीज। लेट्स से कि अगर ये 1 ही रुपए ले रहा है तो ये पैरिटी पे है, किस पे है, पैरिटी पे है कि $1 1 रुपया ही खरीद सकता है। अगर हम कहें कि $1 0.75 रुपीज खरीद रहा है तो हम क्या कहेंगे कि डॉलर वीक है और रुपी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करेंसी है। समझ में आया यहां तक। और ऐसे ही अगर हम कहें कि डॉलर 1 और रुपी 80, यहां पे क्या है, $1 80 खरीद सकता है। समझ में आया यहां तक, ठीक है, $1 कितने खरीद सकता है, 80 खरीद सकता है। ये हमारा एक्सचेंज रेट होता है कि भाई दोनों करेंसीज की रिलेटिव वैल्यू कितनी है, वो हमें एक्सचेंज रेट बताएगा। यहां तक समझ में आया, इसका कोई वो डाउट। अब एक्सचेंज रेट के टाइप्स होते हैं बड़े, जैसे कि बताएगा कोई मुझे, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, एक्सचेंज रेट सिस्टम के, सॉरी, एक्सचेंज रेट सिस्टम के टाइप्स होते हैं। हाँ हाँ, एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम,
इस सिस्टम के अंदर द सप्लाई ऑफ करेंसी and the demand of currency decides the exchange rate. The supply of currency and the demand of currency decides the exchange rate. If supply is more than demand, then the value of currency would be then demand. The value would be diminished. If the demand of currency exceeds the supply of currency, then the value of currency would be increased. डन, समझ में आ गया यहाँ पे? तो इसमें क्या है, इसमें मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा. इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज जीरो उसकी इंटरफेरेंस है, वो इंटरफेयर नहीं कर रहा. द सप्लाई ऑफ करेंसी एंड द डिमांड ऑफ करेंसी बोथ साइमल्टेनियसली डिसाइड्स व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ करेंसी. समझ में आ गया यहाँ पे? उसके बाद है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है? इसका मतलब द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज वेरी हाई एंड द सप्लाई ऑफ करेंसी एंड डिमांड ऑफ करेंसी इज द सप्लाई ऑफ करेंसी एंड डिमांड ऑफ करेंसी बोथ आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट. हाउ गवर्नमेंट वुड मैनेज सप्लाई ऑफ करेंसी? कैसे, बताओ, समझाओ. मैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात कर रहा हूं. भाई बाहर की मार्केट में कितनी ज्यादा सप्लाई है करेंसी की, ये सरकार कैसे डिसाइड करेगी? एंड यू हैव टू डिसाइड द सप्लाई ऑफ बोथ करेंसीज. कर देते हैं, पैगिंग बोलते हैं इसको. हाँ, पर कैसे? आसान नहीं है. देखो, व्हेन वी प्रैक्टिस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, two things are required in fixed exchange rate system. First, the desire of the government, and the second, ability of the government. कि डिजायर होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि वो एक्सचेंज रेट में सप्लाई और डिमांड दोनों को कंट्रोल करे, जिससे वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करे. और दूसरा, एबिलिटी होनी चाहिए. गवर्नमेंट शुड बी कैपेबल इनफ टू कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई. हाउ गवर्नमेंट इज कैपेबल? इफ गवर्नमेंट हैज ह्यूज रिजर्व्स. अगर चाइना के पास 3 ट्रिलियन के रिजर्व्स पड़े हुए हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये. समझ में आया? तो जितने ज्यादा रिजर्व्स होंगे उतनी ज्यादा सप्लाई के साथ खेल सकता है वो. अगर मान लो कह दिया कि भाई डॉलर की डिमांड ज्यादा हो रही है, राइट, तो इस वजह से क्या हो रहा है, चाइनीज रेवेन्यू भी रिड्यूस कर रहा है. इनके पास रिजर्व ज्यादा पड़े हैं मार्केट में, डॉलर इंक्रीज कर देंगे, फेंक देंगे डॉलर की ये लोग. जब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड एड्रेस हो जाएगी, तो डॉलर की वैल्यू दोबारा से बैक टू बेसिक्स चली जाएगी. काइंड ऑफ. पर ओएमओ का पर्पस होता है डोमेस्टिक करेंसी की डोमेस्टिक मार्केट में वैल्यू को स्टेबल रखना. ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. डन. ठीक है, तो सप्लाई ऑफ करेंसी को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आपके पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स हो. ऐसे ही डिमांड ऑफ करेंसी को अगर आपको रेगुलेट करना है तो सबसे सिंपल प्रोसीजर है, आप इंपोर्ट्स को रेगुलेट कर लीजिए. ठीक है, किसको रेगुलेट कर लीजिए? इंपोर्ट्स को रेगुलेट कर लीजिए. द मोमेंट यू रेगुलेट इंपोर्ट्स, जैसे ही आपने इंपोर्ट्स को रेगुलेट किया, आपने करेंसी की डिमांड रेगुलेट कर ली. फॉर एग्जांपल, भी सरकार, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है इस चीज का, सरकार क्या करती है, उस चीज पे पाबंदी लगा देती है. कि इस चीज पे क्या लगा दी हमने? पाबंदी लगा दी कि अब यहां से इंपोर्ट नहीं होगा. कैसे लगाती है सरकार पाबंदी? या तो सरकार डायरेक्टली इंपोर्ट पे बैन कर देती है, या सरकार क्या करती है, लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देती है. भाई अगर बाहर की कोई कॉमोडिटी बेचनी है तो वो सिर्फ लाइसेंस्ड दुकानों पे ही मिलेगा, है ना. हाँ, तो सरकार को करना क्या है, इंपोर्ट को रेगुलेट करना है बेसिकली. बट दिक्कत क्या है अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग इंपोर्ट्स, द चांसेस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी राइजेस. मान लो कि आपने शराब बंद कर दी. शराब बंद कर देने से लोग पीना तो नहीं छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा,
ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाएगी उस चीज की, पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगी जो सरकार के रेवेन्यू का नुकसान दोबारा से करेगी। समझ में आया यहाँ पे? तो ये नुकसान है इसका बेसिकली, ठीक है। पर दो ऑप्शंस है इसमें। होता क्या है, करेंसी की वैल्यू को पेग कर दिया जाता है, जैसे ये बोल रही है, या तो वो एक करेंसी की वैल्यू पे करा जा सकता है, वो मल्टीपल करेंसीज की वैल्यू पे करा जा सकता है। जैसे भूटान ने इंडिया की वैल्यू पे अपनी करेंसी की वैल्यू को पेग कर दिया कि जो इंडिया की वैल्यू होगी इन विच एवर कंटेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ वी आर कंपेयरिंग एक्सचेंज रेट फॉर डॉलर और यूरो और येन वट एवर, we would peg our currency's value to India's, कि जो इंडिया की कंडीशन होगी वही हमारी कंडीशन होगी। हाँ हाँ, जैसे जमाइका ने यूएस के डॉलर के साथ करा हुआ है। हम तो मैनेज फ्लोटिंग करते हैं ना, हमने पेग नहीं कर रखा, ठीक है। तो तीसरा टाइप क्या है? हाँ, तीसरा टाइप है मैनेज्ड फ्लोटिंग, और इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कह देते हैं। पता नहीं क्यों कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। डर्टी फ्लोटिंग शायद इसलिए कहते हैं कि मार्केट फोर्सेस के साथ इंटरवीन किया जाता है इसमें। देखो अब मैनेज फ्लोटिंग जो है, अब इसमें है क्या, गवर्नमेंट इंटरवीन्स, यस इट इंटरवीन्स, बट government intervenes only on those situations where volatility is very high, जहां पे वोलेटिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। इन द सिचुएशंस ऑफ एक्सेस वोलेटिलिटी गवर्नमेंट इंटरवेन्स इनटू द एक्सचेंज रेट मार्केट, and this system is known as managed floating system, or we can also say the dirty floating system. Done? Government intervenes only where volatility इज एक्सेस, हाँ, एक्सेस वोलेटिलिटी की कंडीशंस में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। समझ में आया? राइट, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक स्ट्रेटेजिक पर्पस भी होता है, राइट। जब आपको लगता है कि वो स्ट्रेटेजिक पर्पस ही खतरे में है, तब गवर्नमेंट जो है यूज करती है एक्सचेंज रेट सिस्टम को, जो है इंटरफेयर करती है उसको। जब गवर्नमेंट करती है डिपेंड करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू भी कर सकती है। सेल करती है गवर्नमेंट और बाय नहीं नहीं, आप कहीं और चले गए, फिर वो सेल करेंगे फॉरेन करेंसीज को, हम वो आप दूसरी तरफ चले गए, ठीक है। वो सेल करेंगे फॉरेन करेंसीज को, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बेच दे। हाँ बेच देगी, जी जी। हाँ, जो आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कर रहे हो, वो लिक्विड इमीडिएट लिक्विडिटी को कम करने के लिए शॉर्ट टर्म्स को खरीद लिया जाता है, लॉन्ग टर्म को रिलीज कर दिया जाता है, immediate liquidity को करने के लिए खत्म करने के लिए। क्या करते हैं उसके लिए? शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं उनको खरीद लेते हैं ऊपर मार्केट ऑपरेशंस में। समझ में आया? एस का हाँ, सेल कर देते हैं, ठीक है। नहीं, सेल कैसे करेंगे, कहीं और जा रहे हैं वैसे, चलो एक मिनट रुक जाओ। जब हम खरीदेंगे तो हम बदले में पेमेंट देंगे, Liquidity हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन। liquidity सर, एक मिनट क्लियर हो इसका जाए। हाँ हाँ, बोल बोल, हाँ नहीं liquidity घटानी है ना, हाँ कैश बहुत है उनको घट करना हाँ, एक्सेस इमीडिएट लिक्विडिटी घटानी है हमें, के लिए हम शॉर्ट टर्म्स को खरीद लेते, ओ बेच देते, एक मिनट रुक जाओ यार, उसके लिए हम लॉन्ग टर्म्स को बेचते हैं, खरीद लेंगे। वापस ले लेंगे। लॉन्ग टर्म बेचेंगे, बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। शॉर्ट टर्म खरीद लेंगे, डन। ये बहुत, ये कहाँ क्यों पढ़ रहे हो ये? अच्छा, 3-4 कोई नहीं, इसको फिर समझेंगे हम, ठीक है। पर यहाँ यहाँ रहो, वरना यहाँ नीरी रीरी से भी जाओगे। अभी तक समझ में आ रहा है? मैनेज फ्लोटिंग तक चल रहे हैं, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट की बात कर लेते हैं। देखो एक्सचेंज रेट का पर्पस क्या होता है, कोई बताएगा? हम पढ़ते हैं एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट, इसका पर्पस क्या होता है? सरकार को क्या जरूरत है एक्सचेंज रेट पता करने की? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सचेंज रेट? पता लग जाएगा।
कैशो की ट्रांजैक्शंस, तो आप कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट सिस्टम का सिर्फ ये पर्पस है कि ट्रांजैक्शंस के लिए एक हमारे पास मीटर होना चाहिए, वन ऑफ, ठीक है। देखो एक्सचेंज रेट का बेसिक पर्पस होता है ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का पता करना। क्या पर्पस होता है? ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का पता करना किसी कंट्री में, ये सबसे फंडामेंटल प्राइमरी पर्पस होता है एक्सचेंज रेट का, ठीक है, टू डिटरमाइन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ट्रेड ऑफ अ कंट्री, right? So objective of the exchange, the fundamental primary objective of the exchange rate is to determine the competitiveness of trade of a particular country. कैसे? अगर आपकी करेंसी की वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसी, राइट, अगर आपकी करेंसी की वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसी, लेट्स से इफ डॉलर इज स्ट्रॉन्गर एंड रूपी इज वीक, so tell me in this situation our trade competitiveness is higher or lower? How? क्योंकि फिर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत attractive, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? our exports would be more, हमारे exports क्या होंगे? ज्यादा होंगे, and our imports would be less. So that's why our trade competitiveness would be more, हमारी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आया यहाँ पे? बट ऑन दी अदर हैंड इफ वी से कि डॉलर की वैल्यू कम, डॉलर इज वीकर एंड रुपी इज स्ट्रॉन्गर, देन नाउ आवर एक्सपोर्ट्स वुड बी लेस एंड आवर इंपोर्ट्स वुड बी more, our trade competitiveness would be less. That's why we use the objective of exchange rate is to determine whether we are competitive enough or not. समझ में आया? अब दो तरीके के एक्सचेंज रेट्स होते हैं, एक होता है NER, एक होता है RER। क्या डिफरेंस है दोनों में, जरा बताएंगे मुझे? अच्छा ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में आप क्या करते हैं? अ करेंसीज वैल्यू इज कंपेयर टू दी अदर करेंसीज वैल्यू, एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के साथ कंपेयर कर दी जाती है। इन दी RER, RER क्या है? व्हेन नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज एडजस्टेड टू द इन्फ्लेशन, इट इज RER। So what is real exchange rate? What is real exchange rate? Real exchange rate is nominal exchange rate adjusted with inflation. Real exchange rate is nominal exchange rate adjusted for inflation in both countries. Price level in the country where we are exporting and price level in our home country, when we adjust this with nominal exchange rate we would get real exchange rate। यानी कि जब आप nominal exchange rate में inflation के फैक्टर को इंक्लूड कर लो तब आपके पास आ जाता है real exchange rate। हाँ ठीक है, इन फैक्टर इंक्लूड करने का मतलब हुआ कि आपने फैक्टर लगाया, अब वो माइनस हो रहा है, वो हो रहा है, वो अलग बात है। समझ में आया? ठीक है, ये एक्सचेंज रेट है, इसको एक्सचेंज रेट की तरह करो, जीडीपी की तरह मत करो। इसको सिर्फ इफेक्ट को जब हम इंक्लूड करते हैं, चाहे वो माइनस वो अलग बात है कि इन्फ्लेशन उनकी ज्यादा है हमारी कम है, हाँ वो हमें दिख जाएगी टोटल वैल्यू पे। ठीक है, तो जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट को प्राइस लेवल के साथ कर देंगे कि प्राइस लेवल ऑफ फॉरेन कंट्री एंड प्राइस लेवल ऑफ होम कंट्री, वी वुड गेट द वैल्यू ऑफ रियल एक्सचेंज रेट। हमें रियल एक्सचेंज रेट की वैल्यू पता लग जाएगी। हाँ, इट्स होम कंट्री। ये मत लिखो यार, फॉर्मूले में मत जाओ। एक चीज समझो कि भाई नॉमिनल एक्सचेंज, ये तो बहुत बेसिक है, अभी तो नियर पे आएंगे तभी आप लोग कंफ्यूज होते हो, राइट? वहां नहीं जाना। देखो कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? ये नॉमिनल है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमने इंक्लूड नहीं किया। जिस बाजारी रेट पे दोनों देशों में सामान बिक रहा है उसी पे बात हो रही है।
बट इन्फ्लेशन को असल में जब हम ट्रेड देखना चाहते हैं, अगर हम असल में अपनी कमाई देखना चाह रहे हैं या असल में अपनी करेंसी की जान देखना चाह रहे हैं, तो हमें इन्फ्लेशन का फैक्टर इंक्लूड करना चाहिए, राइट। तो जब हम वो इंक्लूड कर लेते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट के साथ ही, तो हमारे पास आ जाता है रियल एक्सचेंज रेट, आर फॉर रियल। रियल का मतलब कि इन्फ्लेशन का जो दिखावटीपना है वो हमने निकाल दिया। डन। नाउ देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हर देश से एक जितना व्यापार करें। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू डू ट्रेड विद एवरी कंट्री इन इक्वल प्रोपोर्शन। देयर आर सम कंट्रीज with which we trade more, there are some countries which we trade less, right? Now same applies to the currency of trade. It is not mandatory that we trade with every country in their domestic currencies. There are some countries, or there are some currencies in which we do trade more, and there are some currencies in which we do trade less. समझ में आया यहां तक? अब जब हमने देखा कि भाई हम किसके साथ कितना ट्रेड करते हैं, किस करेंसी के साथ कम करते हैं, किस करेंसी के साथ ज्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से हमने इस इफेक्ट को इंक्लूड कर दिया एक्सचेंज रेट के अंदर, कि आप जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट निकाल रहे हो, तब तक आप क्या कर रहे हो, अपनी करेंसी को भाई सबसे ही देख रहे हो, ठीक है, कि सब के साथ हम अपनी ट्रेड वैल्यू को देख लेते हैं, अपना नेट। पर ऐसा मत करो। हो सकता है कि आपकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस किसी करेंसी के साथ ज्यादा हो, किसी करेंसी के साथ आपकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो, कम हो। तो एक बास्केट बनाओ करेंसीज की, ठीक है, वेटेड बास्केट, कि जिसमें आप ज्यादा ट्रेड करते हो उस करेंसी का ज्यादा प्रोपोर्शन हो उस बास्केट में, जिसके साथ आप कम करते हो उस करेंसी का कम प्रोपोर्शन हो, और एक ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग या सेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। क्योंकि बाद की जो करेंसीज हैं जिनमें आपको कोई लेना देना ही नहीं है, उसको क्यों जरूरी, क्योंकि आपको क्या पता करनी है, एक्सचेंज रेट का पर्पस क्या था, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ट्रेड पता करना। तो कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ट्रेड तो तब पता लगेगी ना जब उसको रियल इफेक्टिव वे में काउंट किया जाएगा। देखो, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एज सच कोई पॉलिसी डिस्क्रिप्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। इनका पर्पस यही होता है कि हमें हमारे रुपये की कॉम्पिटिटिवनेस पता लगे, हमारे ट्रेड की कॉम्पिटिटिवनेस पता लगे। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके के इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स निकालते हैं। जो ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स हैं, इनमें इस इफेक्टिव वर्ड का मतलब क्या है, हाँ, कि जो हमारी वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज किस चीज की, द करेंसीज विच वी आर इंक्लूडिंग, उस वेटेड एवरेज को हमारी करेंसी के साथ कंपेयर किया जाएगा। वेटेड का मतलब क्या हो गया यहां पे, वेटेड का मतलब होता है कि जिसके साथ जितना ज्यादा व्यापार, जिस करेंसी में जितना ज्यादा व्यापार, उसको उतनी इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। क्योंकि अगर आप डील मान लो 70% डॉलर्स में करते हो, और जब एक्सचेंज रेट की बारी आती है तो आप सबको इक्वल रख लेते हो, तो ये तो बहुत ज्यादा डिसइल्यूजन हो गया, गलत कंपैरिजन हो गया। सही ट्रेड कंपैरिजन तब पता लगे ना जब आप जितने जिस करेंसी में ट्रेड करते हो उसको उतनी ही वेट दो, राइट। ऑर्डर ने ऐसा कुछ नहीं है ना, वो याद रखना 40 करेंसी है। देखो, दो तरीके नहीं, ध्यान से सुनो, हाँ, एसडीआर में 5 है, ठीक है, वो नहीं भूलना है। 5 क्या क्या है, यूएस डॉलर, जापानीज येन, चाइनीज रेमनेबी, ब्रिटिश पाउंड एंड यूरो, ठीक है। अब इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में आरबीआई, अच्छा, एक्सचेंज रेट कौन मेंटेन करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कौन मेंटेन करता है, आरबीआई मेंटेन करती है, दोनों चीजें, ठीक है। एक्सचेंज जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है इसे भी आरबीआई कैलकुलेट करती है। दो बास्केट्स होती हैं इसकी, एक तो 6 करेंसी की बास्केट होती है, एक 40 करेंसी की बास्केट होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वो जो 6 करेंसी वाली बास्केट, उसमें 5 तो वही है आपकी एसडीआर वाली, एक और है उसमें जिसका नाम है सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर डॉलर, 40 करेंसी बास्केट एंड 6 करेंसी बास्केट, ठीक है। रिसेंटली आरबीआई ने ज्यादा इंपॉर्टेंस 40 करेंसी बास्केट को देना शुरू कर दिया है, ठीक है। डन,
ये तो फैक्ट्स हैं, इनमें आपस आपको ध्यान होना चाहिए कि भी एक 6 करेंसी की भी होती है, एक 5 करोड़ की, 40 करेंसी की भी होती है। डेफिनेटली आपको 40 करेंसी क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, ठीक है, पूछ लिया तो ठीक है, फिर सबसे पूछेगा, आपसे तो नहीं पूछेगा अगले से, ठीक है, घबराना नहीं है उसके बारे में। डन। ये भी आप ज्यादा ही पढ़ रहे हो, जो मैंने आपको करेंसीज बता दी, इतने पढ़ने की जरूरत नहीं होती। यहां तक समझ में आया? तो इफेक्टिव वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है द एक्सचेंज रेट इज नाउ वेटेड एवरेज ऑफ द पर्टिकुलर करेंसीज इन विच वी ट्रेड मोर। यहां तक समझ में आया? तो ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी दो तरीके का है। कौन कौन से हैं वो दो तरीके? हाँ, वो दो तरीके हैं, बड़ा तंग करा हुआ इन्होंने। एक है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसको हम बोलते हैं नीर भैया, और एक है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसको हम बोलते हैं रीर भैया। ठीक है, ये दो भाई हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। अरे यार, चले आगे। देखो कैलकुलेट किया कैसे जाएगा इसको। भाई आप जो वेटेड एवरेज है करेंसीज की, जो वेटेड एवरेज है करेंसीज की, उसको आप मल्टीप्लाई कर लो एक्सचेंज रेट से। जो आपके पास आया वो आप क्या मान लो? एक्सचेंज रेट मान लो। सिंपल, इतना सा ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला वैसे अगर आप जाओ डेप्थ में तो अलग होता है, पर वो नहीं जानना हमने, फॉर्मूला जानना है इसका। ठीक है, फॉर्मूला जान के दिमाग खराब हो जाएगा, वहां तक जाना नहीं है। इसमें सर वेटेड एवरेज ऑफ एक्सचेंज एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका एक्सचेंज रेट इस वेटेड एवरेज के हिसाब से क्या है। क्योंकि इफेक्टिव में हमें किस चीज का फैक्टर देखना है? वेटेड एवरेज का फैक्टर देखना है ना। इन जनरल एक्सचेंज रेट्स, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट थे, रियल एक्सचेंज रेट में थे, उसमें तो हमारी एक्सचेंज रेट बांट के सभी करेंसीज की वैल्यू पे डिराइव हो रही थी। यहाँ पे हम इस वेटेड एवरेज के साथ करेंसी की वैल्यू डिराइव करते हैं। डन। लेकिन जो भाई रीर है यहाँ पे, अब यहाँ पे रियल है, तो रियल में क्या चीज आ जाएगी? इन्फ्लेशन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ये वेटेड एवरेज है करेंसीज की, ये एक्सचेंज रेट से तो मल्टीप्लाई होगी होगी, लेकिन एक्सचेंज रेट जो है करेंसीज का, जो एक्सचेंज रेट है, वो एक और चीज से मल्टीप्लाई होगा। वो क्या है? प्राइस लेवल इन फॉरेन कंट्री एंड प्राइस लेवल इन होम कंट्री। प्राइस लेवल इन फॉरेन कंट्री एंड प्राइस लेवल इन होम कंट्री। ये प्राइस लेवल क्या है? राइजिंग प्राइस लेवल वुड शो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स। राइजिंग प्राइस लेवल क्या शो करेंगे? हमें प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन शो करेंगे ना, महंगाई इंक्रीज हो रही है ना, तो इसको प्राइस लेवल बोला जाता है। यहाँ पे इन्फ्लेशन लिखा नहीं जाता, यहाँ पे क्या लिखा जाता है? प्राइस लेवल लिखा जाता है। उसका पर्पज यही होता है कि इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को दिखाया जाए। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ सवाल है मेरे आपसे, अगर आपने उस सवाल का जवाब दे दिया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, सवाल क्या है? पहला सवाल तो ये है कि अगर रीर की वैल्यू नीर से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? इससे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी या बढ़ेगी? मैं पूछूंगा, समझाओ। मुझे पता है रट्टे तुम्हारे बहुत तकड़े हैं, और आपसे अभी तक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया होगा। मैं पूछूंगा, समझाओ कैसे। हम्म हमें ये नहीं पता कि कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा बढ़ी है या इन्फ्लेशन के बढ़ने करके हमें लग रहा है कि बढ़ी। तो हो सकता है इन रियलिटी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई हो, तो इसलिए हमें लग रहा है ऐसा ही है। हाँ, वही कुछ है, कुछ अंदाजा? सवाल ये है कि अगर रीर की वैल्यू बढ़ जाए ज्यादा, किसकी वैल्यू से? नीर की वैल्यू से। तो best one नहीं आसपास में, कि नहीं? नहीं, जैसा तूने आंसर दिया है तुक्का है वो। सही आंसर दे। आसपास तो तू घूम रही है, पर सही आंसर देखो। अब यहाँ देखो, मतलब है कि अगर नहीं बढ़ गया, हो सकता है कि एक्चुअली इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, तो हमें लग रहा है कि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है,
तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ना बढ़ी हो कि एक्सपोर्ट्स का उतना ना इफेक्ट हो, वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ रहा हो, तो इसलिए वो लग रहा हो गया। अगर रीर बढ़ गया, रीर बढ़ेगा ही तब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी। नहीं, इन्फ्लेशन हमारी क्या होगी, ज्यादा। हमारी अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे ज्यादा हो जाए, ध्यान से देखना इस तरफ, अगर हमारी यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए तो इसका या इसका किसका दाम बढ़ेगा? बताओ। हम्म फिर क्या होगा? जो मल्टीप्लाई होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? बढ़ जाएगी। तो आपकी हाँ, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो जाएगा? जे इन्फ्लेशन बढ़ गई तो रेट बढ़ गई तो घट बढ़ गई। हाँ, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या कर जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। आपका ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। इन्फ्लेशन बढ़ गई, ठीक है, हाँ, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी, आपकी वैल्यू बढ़ी। जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपके एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। जब महंगे हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस घट जाती है। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो मतलब इन्फ्लेशन कम। स्टेबल है, कम नहीं है, क्या है? स्टेबल है। इन्फ्लेशन कम कब है? जब नीर जो है क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, एज कंपैरिजन टू दी रीर अगर ज्यादा हो जाए। हाँ, लिख लो। ये नीर बढ़ गया तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई। हाँ, लिखना है आपको ये। एक सिचुएशन में ज्यादा नीड से, एक अगर नीड इक्वल टू नीड से, हाँ, व्हेन वैल्यू ऑफ रीर इज हायर देन नीर, जब रीर की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? नीर से, तो क्या होगा? तो लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस होगा। क्या होगा? लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस होगा। जब नीर की वैल्यू ज्यादा होगी रीर से, मतलब इन्फ्लेशन स्टेबल है। कम है। इन्फ्लेशन क्या है? कम हो गई आपकी बाहर वाली से। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगी आपकी। योर ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस वुड इंक्रीज, एंड व्हेन बोथ आर इक्वल द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इज स्टेबल। द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इज स्टेबल। डन। अब जब बढ़ता नीड है तो मतलब एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग। इसको एक्सपोर्ट्स में मत लेके जाओ सीधा आप, इसका इफेक्ट पूछो आप। कोई नहीं, मैं मेरे को दिखाना पेपर कौन सा है वो पूछ लेते हैं। पर देखो, आज तक यूपीएससी ने पे की सवाल पूछा है, पे में पूछा था, और वो बड़ा सिंपल सवाल था। जाके अगर आप उसको देखोगे तो इन इन चीजों से आपका निकल जाएगा। बट ध्यान देना, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वो फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ ये है कि बढ़ता नीर बढ़ती ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को शो करता है। अब उस फर्स्ट स्टेटमेंट में उस भाई ने नीर को रीर के साथ कंपेयर नहीं करा। उसने नीर को इंडिपेंडेंटली उठाया और उसको पूछा कि अगर नीर बढ़ रहा है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, जो कि सही है, बढ़ रही है। समझ में आया? नहीं नहीं, ठीक है, तो उसने अकेले को उठाया है, उसको दोनों को उठा के नहीं पूछा। समझ में आया? हाँ, आपको सिर्फ हाँ बेसिक जो चीज ध्यान रखनी है ना, जब भी आप कंफ्यूज हो, बेसिक जो चीज ध्यान रखनी है हमेशा नीर और रीर के क्वेश्चन में, कि नीर में इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, रीर में इन्फ्लेशन का इफेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों इन्फ्लेशन पे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। हाँ, इंक्रीजिंग रीर नहीं, फिर ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ रही। हाँ, क्योंकि रीर इन्फ्लेशन के इफेक्ट से बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन के इफेक्ट से। तो ट्रेड कॉम्पिटिटिव, ये न्यूज में था रिसेंटली। अभी हमारा रीर जो है वो ऑल टाइम हाई गया है 108 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अभी हमारा रीर जो है वो ऑल टाइम हाई गया है 108 पॉइंट समथिंग। जब भी रीर जो होगा वो 100 से ऊपर होगा,
इट विल शो दैट आर रूपी इज ओवर वैल्यूड, आर रूपी इज ओवर वैल्यूड। जब भी रीर जो होगा वो उसके बेंचमार्क 100 से ऊपर होगा, वो क्या दिखाएगा, हमारा रूपी क्या है, ओवर वैल्यूड है। जब वो 100 से नीचे होगा वो क्या दिखाएगा, हमारा रूपी क्या है, अंडर वैल्यूड है। और जब भी आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड होगी वो आपकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को इफेक्ट करेगी, राइट। अगर सरकार चाहे तो आज के आज रुपए और डॉलर को बराबर कर दे, लेकिन सरकार के लिए नुकसान की बात है, क्योंकि आपकी करेंसी फिर रियलिटी में उसकी वैल्यू अलग है, और आपकी करेंसी आपने वैसे क्या कर दी, मार्केट में ओवर वैल्यूड कर दी, तो आपकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस पे क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। डन, क्लियर। चलिए फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अगली क्लास का सिलेबस मैं आपको मैसेज कर दूंगा।